नमस्कार, वीकेंड चर्चा देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। आज हम बात करेंगे उस एक मुद्दे की जो सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा में। जी हां, चुनाव का मुद्दा और मुद्दा यूपी की 80 सीटों का। दरअसल चुनावी रणभूमि में अब गर्जनाएं हैं, हुंकार है, ललकार है, तीरों की टंकार है। एक तरफ यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत का भाजपाई दावा, तो दूसरी ओर इस दावे को महज दावे तक ही महदूद रखने के लिए समाजवादी पार्टी बेताब है। और इन सब के बीच एक ऐसी पार्टी भी है जो देश भर में यात्राएं कर रही है, घूम घूम कर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लेकिन दिक्कत यह कि सत्ता में वापसी का ख्वाब संजोए इस पार्टी ने अब तक यूपी से किसी भी कैंडिडेट के नाम का ऐलान तक नहीं किया है। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला और आज बात उन्हीं 80 सीटों की जिन्हें जीतकर दिल्ली का रास्ता, दिल्ली का सफर तय होता है। हमारे साथ तमाम मेहमान यहां पर जुड़े हुए हैं, हम उनसे आपका तारुफ कराएं। उससे पहले यह बयान सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग जब विदाई करेंगे वो भी बड़ी अच्छी करेंगे। जो लोग 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं। बनाम भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ कांग्रेस भी इस रेस में होने का दावा तो कर रही है, लेकिन दिक्कत यह है कि भाई पहली लिस्ट जारी होने के बाद अभी तक यूपी के 80 सीटों में एक भी सीट पर कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। तो ऐसे में राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में तो आते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हैं, लोगों से मुखातिब होते हैं, अमेठी भी जाते हैं, रायबरेली भी जाते हैं और वो पूर्वांचल के इलाकों में भी जाते हैं। लेकिन भाई अभी तक पहली लिस्ट जारी होने के बाद भी यूपी के नामों का ऐलान क्यों नहीं? और दूसरी तरफ वो भी तब जब बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवार यूपी से घोषित कर दिए हैं। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी भी इस रण में दिखाई दे रही है। 31 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहली लिस्ट में समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया है। यानी कि समाजवादी पार्टी रण के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी भी इस रण में होने का दावा कर रही है। लेकिन यहाँ पर दिखाई दरअसल जो दे रहा है वो ये कि कांग्रेस की बातें कहीं ना कहीं ज़मीनी हकीकत से दूर ही नज़र आ रही हैं। तो बीजेपी का प्लान 80 सीटें जीतने का है और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या केंद्र के तमाम मंत्री हो, उन सब ने 400 सीटें जीतने का एनडीए का लक्ष्य रखा है। और इन सीटों को जीतने के लिए ज़रूरी है कि यूपी की 80 लोकसभा सीटें बहुत ही ज़रूरी हो जाती हैं। और ऐसे में बीजेपी का इस बार दावा 80 की 80 सीटों को जीतने का। ये दावा क्या ज़मीनी हकीकत का रूप ले पाएगा? क्या इस दावे में कहीं दम नज़र आ रहा है? क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ इस मैदान में, यूपी के रण में नज़र आ रही है? क्योंकि बीते इलेक्शन में 5 लोकसभा जीती थी समाजवादी पार्टी ने, तो वहीं इस बार समाजवादी पार्टी उस पार्टी के साथ गठबंधन से बाहर हो गई है जो जाटों के साथ होने का दावा करती है। हम बात कर रहे हैं रालोद की। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए, हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ चंचल यादव जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ राज शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ आशीष तिवारी जी हैं, बीजेपी नेता हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और साथ ही साथ हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर बहुत ही स्वागत है आप तमाम मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा में। मैं शुरुआत करूंगा समाजवादी पार्टी के अपने सहयोगी से, क्योंकि जिस तरीके से मुख्य विपक्षी पार्टी यूपी में है। तो चंचल यादव जी, 80 सीटें जीतने का दावा, और क्या समाजवादी पार्टी उस दावे को क्या जमीनी हकीकत का रूप लेने से क्या रोक पाएगी? क्या रणनीति क्या है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार। देखिए, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव देश बचाने का है, संविधान बचाने का है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिन लोगों ने जो लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान को लगातार चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो लोग संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। लड़ाई संविधान बचाओ की है। आपने देखा होगा हमारे नेता कई बार मंचों से कहते हैं कि संविधान मंथन हो रहा है, एक तरफ रक्षक हैं, एक तरफ भक्षक हैं। अब दूसरी बात, मैं आता हूं, पूरे प्रदेश में 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश जो है
ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। और आज प्रधानमंत्री जी की जो बॉडी लैंग्वेज है, आपने देखा होगा जिस तरीके से कॉन्फिडेंस से वो हिलता नजर आ रहा है। चूंकि कारण क्या है कि जो भी प्रधानमंत्री जी ने वादे किए थे जनता के बीच में, उन वादों पे चर्चा ना हो, जुमलेबाजी, नए नए हथकंडे, जवानी चंचल यादव जी, अखिलेश कह रहे हैं कि समुद्र मंथन हुआ था, अभी संविधान मंथन हो रहा है, संविधान खतरे में है, 14 में भी खतरे में था, 19 में भी खतरे में था, लेकिन खतरे में होने के बावजूद आप लड़ाई तो तब भी लड़ रहे थे, अब भी लड़ रहे हैं। क्या जमीन पर क्या असर होने वाला है आपकी लड़ाई का? देखिए, रणनीति क्या रहने वाली है? मैं उसी बात पे आ रहा हूं। देखिए, आज क्या है, जुमलेबाजी, नए नए हथकंडे, जुबानी जमा खर्च, हवाई वादे, भाषणबाजी, नए नए हथकंडे, नए नए दाव और नए नए नैरेटिव सेट करने का काम बीजेपी कर रही है। मैं कहता हूं 10 साल आपने शासन किया, 10 साल आओ काम के ऊपर चर्चा करो ना, काम के ऊपर वोट मांगो ना जनता के बीच में। क्या वोट मांगते हो आप? भाई बहनों, हमने तो मंदिर बना दिया। अभी आपने देखा होगा कल प्रधानमंत्री जी का बयान कि मैं जब ट्रेन में यात्रा करता था तो मुझे सीट नहीं मिलती थी, तो मैं लोगों का हाथ देखने लगता था। जैसे मैं लोगों का हाथ देखने लगता था तो मुझे सीट मिल जाया करती थी। लोग सोचिए, ये सनातन धर्म के ऊपर इतनी बड़ी, नहीं मेरी बात सुनिए, सनातन धर्म के ऊपर इतनी बड़ी चोट है ये, प्रधानमंत्री जी ने मजाक बना के रख दिया है धर्म को जी। और धर्म के नाम पे आप जो राजनीति करना चाहते हो, धर्म धारण करने का विषय है, धर्म राजनीति का विषय नहीं हो सकता है। मैं कहता हूं आप आओ ना, इस बात पे चर्चा करो। आपने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, वो गारंटी का क्या हुआ? आपने 100 दिन के अंदर काला धन लाने की बात कही थी, आशीष भाई के भी खाते में 15 लाख पहुंच गए होते, हमारे अभी रोजा शुरू होने वाला है, तो अभी अखिलेश यादव जी जब जाएंगे इफ्तारी करेंगे तो क्या वो क्या धारण करेंगे क्या धर्म को? वो क्या रहेगा? आप बीजेपी को बता रहे हैं, मोदी को बता रहे हैं। अभी रोजे की शुरुआत होने वाली है कल परसों से, अखिलेश यादव जी जाएंगे। देखिए, नहीं, तो ये आप मुझे बता आपके नेता जाएंगे अभी आप देखिए, एंकर साथी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात समझिए। बहुत सी बात कर दी, सुनिए, आपने बहुत सी बात कर दी और हंसने पे आपने मजबूर कर दिया आशीष भाई को। सुनिए, मैं आपको बताता हूं, आप ये कह रहे हैं कि रोजे में जाएंगे क्या? अरे मेरे भाई, जो है हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है। देखिए, मुझे रोजे से दिक्कत नहीं है, मुझे मंदिर से दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत नहीं है। आपने कहा ना, दिक्कत आपने कहा ना कि आज के समय में इस सरकार से नौजवान परेशान है कि नहीं परेशान है? 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? हर साल 20 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे। ठीक है सर। किसान धरने पे बैठा हुआ है, चंचल जी वो अपने आए कि आप दोगुनी की बात करना चाहता हूं। जवाब ले लेता हूं, ठीक है, आशीष जी का जवाब ले लेता हूं। मोदी जी का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है और कह रहे हैं कि धर्म जो है धारण करने की चीज है, राजनीति की चीज नहीं है। आशीष जी, बिल्कुल सही बात कही चंचल भाई ने कि जो धर्म है वो धारण करने की चीज है और राजनीति की चीज नहीं है। और विपक्ष लगातार धर्म पर राजनीति कर रहा। आपने देखा होगा कि जो इंडी गठबंधन है वो लगातार धर्म पर राजनीति करता है। आप ये बताइए कि जब ये मुद्दों की बात कहते हैं तो ये मुद्दों पर बात करें। राम हमारे शत्रु हैं, मंदिर नहीं जाना चाहिए, सनातन धर्म वायरस है, ये सब चीजें धर्म की है। इस पर राजनीति कौन कर रहा है? विपक्ष कर रहा है। तो बिल्कुल सही बात कही चंचल भाई ने कि धर्म पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, जो कि विपक्ष लगातार कर रहा है सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए। और हिंदुस्तान की जनता इस चीज को बहुत अच्छे से जान चुकी है। अब ये कुछ भी कहे, अभी कहीं वहां पश्चिम बंगाल से कोई एक गंदा सा स्टेटमेंट कोई दे देता है, तो कोई साउथ से दे देता है, तो कोई कहीं से दे देता है। तो वाकई में विपक्ष को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि धर्म धारण करने की चीज है, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, जो कि लगातार कर रहे हैं। दूसरी चीज, मोदी जी के कॉन्फिडेंस के ऊपर मैं बताऊं, देखिए मोदी जी का कॉन्फिडेंस हिला है कि नहीं हिला है, ये तो भाई विपक्ष वाले अपने मनगढ़ंत तो बता रहे हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में जिस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है और स्टेबल है, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। सिर्फ भारत में नहीं है, विश्व में भी उनका डंका बज रहा है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है आशीष जी। लेकिन ये बताइए कि चुनाव से ऐन पहले जो है फीते काटने की जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं, चुनाव से पहले योजनाओं को लाभ देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जनता के बीच में जाके ये काम आप पहले भी कर सकते थे। चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले जगह जगह जिले जिले जो है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है।
देखिए प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम तो चूंकि मैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश मैं दिया मैं उसके मैं बाद राम से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात नहीं कर रहा हूं, चूंकि चंचल यादव जी ने कहा कि भाई धार्मिक चोला पहने हुए हैं आप राजनीति के शक्ल में। नहीं, वो तो मैंने मेरे बता कहने का दिया ना मतलब कौन ये है पहने। कि ये जो योजनाएं आप दे रहे हैं जनता के बीच जाकर, क्या इन योजनाओं को क्या पहले नहीं दिया जा सकता था क्या? नहीं नहीं, तो क्या पहले नहीं दी गई है? क्या ये आप एक चीज करिए शुक्ला जी, आप पूरा उठा लीजिए, या तो फिर आप मुझे बताइए कि मैं जिस दिन से सरकार बनी है 14 से क्या क्या योजनाएं हमारी 19 तक आई है, और 19 से क्या क्या योजनाएं 24 तक आई है। 5 साल का ही वक्त होता है, तो 5 साल में हमने योजनाएं जो जो हम कर सकते थे वो हम योजनाएं कर रहे हैं। ये कोई विषय नहीं है। विषय ये होना चाहिए कि हमने क्या क्या करा है जनता के लिए, कब कर रहे हैं। ये तो आप उठा के देख लीजिए, 10 साल में हमने, मैं आपको साल दर साल अगर आप बोलेंगे ठीक तो है मैं आशीष जी, 10 साल आशीष जी 10 वापस साल आऊंगा की आपके पास। आपको हमारे योजनाएं साथ दे वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। मैं कांग्रेस का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार का रुख कर लेता हूं। सर, 2014 से लगातार बीजेपी फीते काट रही है, अकेले अभी चुनाव से पहले नहीं, और लिस्ट गिना रहे हैं बाकायदा आशीष तिवारी जी। क्या जरूरत पड़ रही है चुनाव से ठीक पहले फीते काटने की, योजनाओं को लोगों को देने की? क्या ये पहले नहीं हो सकता था क्या? मित्र, ऑक्सीजन की आवश्यकता कब पड़ती है? जब शरीर काम करना थोड़ा कम करता है जी। अगर पहले से ऑक्सीजन मिल जाती तो स्थिति ये ना होती। और ये देश ऐसा है मित्र कि जब चुनाव आता है, हर पॉलिटिकल पार्टी उनको बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विपक्षियों को और सत्ता पक्ष को सीट पाने के लिए कुछ न कुछ तो जनता को देना ही पड़ता है। जैसे अभी आपने आज देखा 100 रुपया सिलेंडर सरकार ने कम कर दिया जी। आप शुक्ला जी, आप प्रश्न करेंगे कि ये पहले काहे नहीं कर दिया? जी। ये लाजिम है प्रश्न आपका, लेकिन अगर यही 4 महीना पहले किया गया, जनता भूल जाती। जी। चुनाव के समय जो चीज आती है उसको जनता विशेष ध्यान से सुनती है और उस पर अमल करती है। ठीक बात। 100 रुपया कम हुआ, चर्चा का आज विषय बना है। 100 रुपया सिलेंडर पे महिला दिवस कम कर दिया गया जी। और जिस तरह से चंचल जी हमारे कह रहे थे, अखिलेश जी ने देरी कर दी, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? जो आज अखिलेश जी ने किया है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मजबूर कर दिया भागने के लिए वहां से। अगर ये सनातन धर्म पे चोट न हुई होती रामकृष्ण जी, तो अखिलेश जी के अलावा दूसरी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सामना करने के लिए कोई पार्टी नहीं है जी। दूसरी, मेरा अपना मानना है एक जर्नलिस्ट की हैसियत से, अखिलेश जी ने सबसे बड़ी गलती की कि उन्होंने हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी, कहिए। आवाज जी। अच्छा, उन्होंने दूसरी गलती ये की कि कांग्रेस से हाथ मिला लिया। ठीक बात है। जिसका उत्तर प्रदेश में एक भी वजूद नहीं है। आप ऐसे लोगों से हाथ मिला के अपना नुकसान ही करेंगे मेरी विचार से। और चंचल जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, भले उम्र से कम है लेकिन अनुभवी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। ये व्यक्तिगत समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर मात सुनील जी, उत्तर प्रदेश मेरा सवाल आपसे भी यही आपसे जानना चाहूंगा कि 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है बीजेपी, मनोवैज्ञानिक बढ़त जो है बनाने की कोशिश है विपक्षियों पर बीजेपी की ओर से। क्या आपको लगता है कि 80 सीटें जीतने का जो दावा है, क्या कहीं उसमें? मैं छोटा सा पत्रकार हूं शुक्ला जी, लेकिन मेरा आकलन मैंने घूसी सीट पे यही आप ही चैनल पर कहा था, घूसी सीट 7% भारतीय जनता पार्टी हारेगी। मैं कह रहा हूं, जहां तक मेरा अपना आइडिया है जी कि 80 तो नहीं लेकिन 70 और 80 के बीच का रेंज जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। मैं जोशी नहीं हूं, लेकिन जो मेरी अंतरात्मा मेरा आकलन करता है 25 साल का, सोच 80 तो नहीं पार होंगी। क्योंकि ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में जनाधार अखिलेश जी का नहीं, लेकिन अखिलेश जी के कुछ ऐसे नेता वहां पहुंच गए, ठेकेदार, किराएदार, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को नुकसान करने कुछ ऐसे कांग्रेस को भी एक भी सीटें देते हैं क्या त्रिपाठी जी? सुनील त्रिपाठी जी, कांग्रेस को भी एक सीटें यूपी में देते हैं क्या? क्या कहता आपका आकलन? अच्छा ये बताइए, राजा के दरबार में अगर भिखारी आ जाएगा तो कुछ तो पाई जाएगा, नहीं पा जाएगा जी। अगर अखिलेश जी ठीक है सुनील जी, जवाब ले लेता हूं। ठीक है सुनील जी, राजा के दरबार में देखिए, राजा के दरबार में भिखारी आ जाएगा तो कुछ पा जाएगा। पंडित राज शर्मा जी, सुनील त्रिपाठी जी कह रहे भाई आपका जो चरित्र है, जो आपका जो देशाटन कर रहे हैं आप, यूपी में भी घूम घूम के चल रहे हैं, अभी तक आपने एक भी प्रत्याशी का नाम का ऐलान नहीं किया है।
कांग्रेस की रणनीति कहीं मुझे जमीन पर तो दिखाई यही- नहीं दे रही है यूपी में। ना, सुनील भाई बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, मगर कभी क्या भावनाओं में बहते हुए गलत बात भी कह बैठ रहे हैं। इस देश की विडंबना यही है। इस देश की विडंबना तो सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए सर। मेरी बात सुन लीजिएगा। मैं बैठा हूं आपको, क्योंकि फिर मैं भी डिस्टर्ब करता हूं, अच्छा नहीं लग रहा है। हमें रोज बदलना अपने आप को। 2014 से 2000 चलो आप बोलो, फिर हम बोल लेंगे क्या फर्क। सर सुन लीजिए, राज शर्मा जी को आप सुन तो लीजिए। पत्रकार हैं, क्या बोलूंगा, आपको छूट है बोलने की सब कुछ। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आपने एक बात सच बोली है, ये आपके शब्द नहीं थे पहले। मैं दावे के संग कहता हूं कि आप ये भिखारी हो, ये किसी पार्टी के लिए सन 2014 से पहले इस्तेमाल नहीं करते होंगे, क्योंकि तब ये आप लोगों को भाषा नहीं मिली थी। सन 2014 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी आई, ऐसी भाषा का उपयोग होने लगा, जो कि ये अच्छी परिपाटी नहीं है। अब मैं दो बातें कहता हूं। अभी चंचल भाई ने एक बहुत प्यारी बात बताई कि मोदी जी कहीं कह रहे थे कि मैं ट्रेन में सफर करता था, जब सीट नहीं मिलती थी हाथ देखने लगता था, मुझे सीट मिलती थी। वाह गुरु, तब भी बेवकूफ बनाते थे, तब सीमित लोगों को बनाते थे, अब असीमित लोगों को बना रहे हो। और अभी आशीष भाई कह रहे थे मुद्दों की बात, तो भाई हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, एक यूनिवर्सिटी बता दो जो बच्चा यहां एडमिशन लेना चाहता हो, एक हॉस्पिटल बता दो जो पिछले 10 साल में बनाया, जो बाहर फॉरेन में ना जाए, वो कहे मैं यहां इलाज कराता हूं, एक बेसिक स्कूल बता दो। एक आशीष भाई को इसी चैनल में चैलेंज है मेरा, एक बेसिक स्कूल यूपी में बता दे जहां पूरे टीचर हो। अगर ये बता देंगे, राजनीति करना बोल देंगे। आपका चैलेंज मैं वहां पहुंचाऊंगा। आप कांग्रेस की रणनीति की बात करिए, यूपी में क्या रणनीति है, कितनी सीटें ला रहे हैं आप? मैं हमारी रणनीति यहाँ कोई बताएंगे, हम रणनीति हमारे कमरे में चल रही है, जहां बैठ के नेता बात करेंगे, चैनल में आके रणनीति कह देंगे आप। अच्छा, आप मैं आपसे भी पूछूंगा, बताने के लिए रणनीति होनी तो चाहिए सर। यूपी की एक भी सीट पे आपने ऐलान नहीं किया है, 17 सीटें आपने ली है। युद्ध की क्यों 17 सीटें आपने ली हैं। पहले तो मान मनोबल चल रहा था, भाई इतनी सीटें, इतनी सीटें। क्यों मान मनोबल बीजेपी में नहीं चल रहा? वो आप कहेंगे नहीं, क्यों नहीं? वो आप बताइए, 8 बार के सांसद हैं, उन्हें क्यों नहीं टिकट डिक्लेयर करा भारतीय जनता पार्टी ने? आपने ये सवाल करा? मेरा सवाल ये है सर कि बीजेपी को रोकेंगे कैसे? क्यों नहीं करा? मतलब राज शर्मा जी, अरे रोकेंगे सर रोकेंगे कैसे? मेरा सवाल ये है। देखो, मैं कहूंगा सच बात, जैसे इन्होंने हमें 2014 में रोक दिया था, इधर सुन लीजिए, हम इन्हें रोक देंगे, लेकिन अंतर होगा, हम सच्चाई कह के रोकेंगे, इन्होंने झूठ कह के रोका था। ये झूठ तब भी बोलते थे, झूठ अब भी बोलते हैं। और मैं तो एक ही बात कहूंगा भैया, ठीक है, कि वक्त का इंतजार करो। अगर अच्छे दिन हमारे नहीं रहे तो ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, दावे के संग कहता हूं। और भाई त्रिपाठी जी, एक बात याद रखना, ये हम और आप सब लोग अभी अच्छी भाषा बोलने लगेंगे। हम लोग बिगड़ गए, ये बात सही है। भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, ठीक है पंडित जी, कदापि अच्छा नहीं लगता। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास। आशीष तिवारी जी, आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं और चैलेंज भी कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के नेता चैलेंज कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं। मैं बता कह रहे जैसे 14 में आपने कांग्रेस को रोका था, वैसे ही अब 24 में वो आपको रोक देंगे। लेकिन रणनीति क्या है यूपी में वो नहीं बताएंगे। कह रहे बंद कमरे में चल रही है रणनीति, बंद कमरे में चल रही है सर रणनीति। आशीष भाई तो सीरियल के बाद रावण जैसी हंसी पहली बार देखता हूँ। मैं बचपन में रामायण सीरियल में देखी थी रावण की हंसी, वो आप देख लेता हूँ आशीष भाई के होते हुए। और कहिए तो शुक्ला जी, अरे पंडित जी, पंडित राज शर्मा जी, सर शुक्ला जी, अभी आपने मेरे वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी पे कहा कि भाई ठीक है, ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल, भिखारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करे। और उसके बाद आप देखिए, रामायण के बाद ऐसी हंसी का जिक्र आप कर रहे हैं, तो क्या ये ठीक रहेगा क्या सर? अच्छा, बेवजह भी हंसना, सुनिए, बेवजह भी हंसना सही बात नहीं है ना। ये कहने दीजिए इनको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए, एक बार रेणुका जी ने हंसी थी तो मोदी जी ने टोका था, तो शायद ये लोग वही पकड़े हुए हैं, तो वही, तो इसमें कोई बुरा मानने की बात है। क्योंकि फ्रस्ट्रेट है। देखिए, ये कहा गया है ना कि कुछ लोग, जैसे मान लो कुछ अगर दिक्कत हो तो उनको बहुत ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, तो ठीक है, कह लेने दीजिए और वो शांत रहे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी मैं ये बता दूं कि जो भिखारी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे बोल रहे थे, सुनील त्रिपाठी जी के अनुसार भिखारी पार्टी के प्रवक्ता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं पहले बता दूं, तो मैं कुछ इनको आकलन दे देता हूँ विश्वविद्यालय के बारे में। जब 2014 में देख रहा हूँ, मुझे डरने की बात नहीं है, इनकी सरकार भिखारी खत्म हुई, तब तक जो विश्वविद्यालय थे वो
760 थे टोटल, ठीक। और उसके बाद जब हमारी सरकार आई 2022 तक हमने 1168 विश्वविद्यालय बनवाए। कॉलेज की संख्या अगर ले ले तो इनके में 38,000 थे, हमारे समय में 45,000 हो गए। सरकारी कॉलेज की बात कर ले तो इनके में 7800 थे, हमारे में 9,000 से ऊपर हो गए। आईआईटी की बात कर ले, इनके समय में 16 थी, हमारे समय में बढ़कर 23 हो गई। आईआईएम की बात कर ले, इनके समय में 13 थी, हमारे समय में 21 हो गए। आशीष तिवारी जी, ठीक है, 2019 तक ठीक है, ठीक है, आप डेटा नोट करके आए हैं सर, ठीक है, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, आप डेटा नोट करके बताना पड़ता है। ये ठीक है सर, ये भूल जल्दी जाते हैं, बड़ी अच्छी जानकारी दे रहे हैं। मोदी जी ने भी संसद में ये भाषण दिया था, ठीक है, डेटा तमाम दिए थे। सर मेरा सवाल ये है, यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, मुझे आप ये बताइए, पुलिस भर्ती परीक्षा लीक हो जाती है, आरओ परीक्षा लीक हो जाती है, आप लेखपाल के 8,085 पदों पर भर्ती करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाता है। आप दिसंबर में आया हुआ था, दिसंबर में उसका रिजल्ट आता है मेंस का, और उसके बाद आप उसका जो है नियुक्ति पत्र बांटने में आप फरवरी की तारीख तय करते हैं, 23 फरवरी की, 22-23 की, भाई मोदी जी जाएंगे बनारस से और उसके बाद वहां से बांटा जाएगा, इसमें रोड़ा डाल देते हैं कोई, ठीक है। तो आखिर मुझे ये बताइए कि जो छात्र लगातार आंदोलित हैं, उस सरकार में भरोसा कैसे करें, बीजेपी भरोसा कैसे करे? वो देखिए, छात्र इसलिए भरोसा करेंगे क्योंकि जब पुरानी सरकारों में जब भी पेपर लीक हुआ करते थे, उसके बाद में वो पेपर एक तो कैंसिल नहीं करे जाते थे, ठीक। वो छात्र क्या करते थे, वो सीधे जाते थे कोर्ट में, और कोर्ट में मामला जाने के बाद में उन छात्रों का भविष्य जो है वो अंधकार में चला जाता। यहां पर परीक्षा में पेपर लीक हुआ, हमने देन एंड देयर उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए जो उसके दोषी लोग हैं उनके यहाँ छापे मारे, 200 से ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार करा, उनके ऊपर हम रासुका लगाने की तैयारी कर रहे हैं, बुलडोजर की हम कार्रवाई करने जा रहे हैं उनके यहाँ, जो भी इसमें दोषी मिलेंगे। दूसरी चीज, हमने तुरंत 6 महीने के अंदर में ये दोबारा से पेपर कराने की ये हमने आश्वासन दिया, क्योंकि अब हम जो भी पेपर कराएंगे उसमें जैसे जो लीकेज की जो भी प्रॉब्लम जहां से आ रही है, क्योंकि ये पिछली तरीके से चली आ रही थी, हम एक बार धोखा खा गए, हम ये मान रहे हैं कि हम धोखा खाए, लेकिन ये पेपर लीक हमने नहीं कराया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कराया। भारतीय जनता पार्टी ये जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं इनका भांडा ठीक है। चंचल यादव जी, और उसके लोकसभा का वार है, ठीक है, आशीष जी आऊंगा आपके पास वापस। जी जी, राहुल अखिलेश कितने फिट? देखिए दोस्त, सबसे पहले तो मैं अपने कई सारे साथ जो बैठे हैं साथी पैनलिस्ट साथी, इनका पहले जवाब दे दूं। त्रिपाठी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, मैं धन्यवाद करता हूं त्रिपाठी जी का, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव को देखते हुए बीजेपी काम करती है। उन्हें बताया भी स्पष्ट कि चुनाव आएगा तो इसलिए करेंगे, इसलिए सच्ची बात है। आपने बहुत सही बात कही। पूरे देश में अगर आपने देखा होगा जिस तरीके से अभी हमारे यहाँ गोमती नगर रेलवे स्टेशन आप चले जाओ, अब प्रधानमंत्री फीता काट के चले गए हैं, वो चल रहा है, अभी आप चले जाओ तो आप वहां पे खड़े नहीं हो सकते हो। हमारा किसान पथ 2014 से लेकर के हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह ने शिलान्यास कर रखा है। जो सपा सरकार में 16 किलोमीटर काम हुआ था, उसके अलावा एक भी पूरे अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। दूसरी बात मैं कहता हूं, आपने भरोसे की बात कही। देखिए शुक्ला जी, जब पूरे आम जनता का जब पूरा भरोसा इस सरकार से हट गया है, तो प्रधानमंत्री जी एक नया जुमला लेके आए हैं, ये मोदी की गारंटी है। जनता पूछ रही है, आप मुझे ये बताओ कि आप पूरे जीवन में, आपने, मेरा ख्याल है कि मैं ज्यादा पर्सनलाइज नहीं होना चाहता हूं, लेकिन ये सच्चाई है शुक्ला जी, आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी ने 7 फेरे भी लिए थे, 7 फेरे 7 वचन भी लिए थे, वो तो गारंटी निभा नहीं पाए। उसके अलावा आप आगे बढ़ोगे, जो भी प्रधानमंत्री जो शब्द बोला होगा, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आशीष भाई भी नहीं बता पाएंगे, जो भी वादा किया था इन्होंने, एक भी वादा नहीं पूरा हो पाया। मैं आपको याद दिलाता हूं, चाहे वो 100 दिन के अंदर काला धन लाने की बात हो, 15-15 लाख देने की बात हो, चाहे आपने देखा होगा कि गंगा सफाई की बात हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात हो। आपको याद होगा एक नारा इन्होंने गढ़ा था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। शुक्ला जी मैं बताऊं आपको, महंगाई सोचिए आप, जो डीजल पेट्रोल में 35 रुपए की बात करती थी बीजेपी देने के लिए, जब क्रूड ऑयल की कीमत $116 प्रति बैरल हुआ करती थी, तब उसमें मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो 75-80 रुपए 60 रुपए डीजल पेट्रोल हुआ करता था। और आज हालत यह है कि इन्होंने महंगाई को लेकर 3.5 रुपए जो एक्साइज ड्यूटी होती थी, इनको बढ़ाते बढ़ाते 16 बार बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने तकरीबन 28-29 रुपए तक बढ़ा ले गए। तो ये केवल जुमलेबाज झांसेबाज लोग हैं। ये जनता के ऊपर जो है दोहरा कानून, इनका दोहरा रवैया है, दोहरा डबल स्टैंडर्ड है। आप मुझे बताओ, आज से मैं दूध दही छाछ और जो है कॉपी किताब सब पे जीएसटी लगा दिया इन्होंने। ये चाहते नहीं लोग पढ़ें। अभी विश्वविद्यालयों की फीस आप बात कर लीजिए,
4 गुना बढ़ा दिया। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि हमने तकरीबन 600-650 विश्वविद्यालय थे, हमने 1000 से ऊपर विश्वविद्यालय बना दिए। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका में जाकर के बोला था, कहा था भाइयों बहनों प्रतिदिन एक विश्वविद्यालय बन जाता है, हर महीने में एक IIT IIM बन जाता है और अटल टिंकरिंग लैब बन जाती है हर सप्ताह में, ना जाने महीने में ना जाने कितने विद्यालय बन जाते हैं। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। इनको अभी पूछ लिया जाए कि भाई मुझे बता दो उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय आपने बना दिया है। आप यहाँ पूरे 20-25 करोड़ की जनता है, आप मुझे बता दो कौन सा आपने बना दिया विश्वविद्यालय। इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। कागज में 1000 विश्वविद्यालय बना दिया इन्होंने। ठीक है, अब बताए शुक्ला जी हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना दिया इन्होंने। आप मुझे बताओ कहां पे मेडिकल कॉलेज आपका है। तो ये मोदी जी की झूठ की गारंटी है। आज जनता को भरोसा नहीं रहा इस सरकार पे, इसलिए प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि मोदी की गारंटी पे आ जाएगा। कांट की हाड़ी बार बार नहीं चलती है दोस्त। इस बार जनता आपको जवाब देने जा रही है। जो 14 में आए थे 24 में जाने वाले हैं और जनता आपसे एक पाई का हिसाब लेगी। ठीक है सुनील त्रिपाठी जी, मोदी की गारंटी की बात हो रही है। यहाँ चंचल यादव जी कह रहे हैं भाई कि ठीक है जुमलेबाजी जो है वो लगातार 10 सालों से चल रही है, लेकिन आखिर वो वजह क्या है कि 14 में जीते, 19 में जीते और अब 24 के रण के लिए भी बीजेपी अकेले यूपी में 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है। चंचल जी भले कह रहे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं और भीष्म पितामह की तरह पार्टी जुड़े हुए हैं, तो कहेंगे तो हस्तिनापुर की मजबूरी है। लेकिन मैं छोटा सा पत्रकार हूं, फिर अभी 1 महीने के अंदर 2 महीने रिजल्ट आएगा, सूचना जारी होने वाली है। उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक नहीं पाएगा जी। ये भारत देश है शुक्ला जी, ये भावनाओं में चलता है। हमारे देश से बढ़िया लोग कहीं किसी देश में नहीं है। एक आंसू बहाइए 2 आंसू बहाने साथ चल देते हैं। नहीं बार-बार नहीं होता। होता। ऐसे देशवासियों को सादर काम करता हूं आपके दृष्टि चैनल से। त्रिपाठी जी बार-बार नहीं होता है और जनता बकायदा जनता को मूर्ख मत समझिए। अब मैंने बताया ना कि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मैं ट्रेन में यात्रा करता था, लोगों का हाथ देखने लगता था। आपको याद है? सोचिए इस तरीके का बयान, मतलब बहुत अच्छी बात है। अभिराज शर्मा जी ने बहुत बेहतरीन एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि वो जनता को तब भी बेवकूफ बनाते थे और आज ही बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। जी चंचल जी, मैं अपने अखिलेश जी के लिए एक निवेदन साथ, जिस रामायण को उन्होंने जलवाया अपने दरिंदों से, ये उसी में लिखा है जो सुनिए आपको गलत जानकारी है। बीजेपी सरकार में कबीना मंत्री है, क्या बोलता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी खीर खाने से पैदा नहीं हो सकते। प्रभु श्री रामचंद्र जी की उत्पत्ति की बात में सवाल खड़ा किया। दिनेश शर्मा जी ने कहा टेस्ट ट्यूब पे भी कहा सीता माता को कि आप ही के चैनल पे बैठा हुआ एक आपका प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का सीता माता को अपमानित करने का काम करता है। इसी चैनल पे बैठ करके आपको याद होगा ये भारतीय जनता पार्टी का चाल जनता जान रही है। ठीक है सुन लीजिए, मैं बहुत लंबा भाषण नहीं देना चाह रहा हूँ। मेरे कहने मतलब यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग गाली दे रहे हैं हमारे धर्म को, हमारे ईस्ट को, तो क्या आप भी गाली देंगे उसको? फिर हमारे उनमें हमारे नेता के बारे में शायद अब सही जानकारी नहीं है त्रिपाठी जी। आप जानिए आदरणीय नेताजी, हमारे सुनिए, आदरणीय नेताजी ने सबसे बड़ी मूर्ति बजरंगबली की बनाई थी। बहुत बड़े खुद जो है बजरंगबली के और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, सुनिए आदरणीय अखिलेश यादव जी बहुत भव्य मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं और शुक्ला जी शायद आप चैनल में बैठ करके झूठ बोलने का काम मत करिए। और सुनिए सत्ता की चाटुकारिता में इतना भी मत बोल दिए कि गलत बयानबाजी हो जाए। आप बताओ गोलियां चलवाने का काम बजरंगबली की मूर्ति बनवाई थी मुलायम सिंह यादव ने और गोलियां किसने चलवाई थी अयोध्या में? और वह व्यक्ति किया था जिसने ऑर्डर दिया था नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा जो भारतीय जो अभी वर्तमान में अयोध्या में अध्यक्ष है। जगाता रहता हूँ कि ये इन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई, इन्होंने रामचरितमानस पढ़वाया, इन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण जरूरत है आपकी, और उसके बाद ये धर्म की बात कर रहे हैं तो इनके मुंह से शोभा। नृपेंद्र मिश्रा कौन है? अभी भारतीय जनता पार्टी ने उसको अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया है, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया। खुद उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला। फिर आप में आदेश मुलायम सिंह यादव सम्मानित करने का काम किया। आदेश मुलायम सिंह यादव ने दिया था। खुद आपका जो अध्यक्ष बनाया जिसको बीजेपी ने, उसने स्पष्ट कहा दिया गया था। और सुनिए इनको चुप करिए, नेताजी ने केवल संविधान की रक्षा करने का काम किया, बीजेपी की तरह चूड़ियां पहनने का काम नहीं किया उन्होंने। और लॉ एंड ऑर्डर में जो लोग खराब कर रहे थे उसकी रक्षा करने का काम नेताजी ने किया। आशीष जी, ये वही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले लोग हैं जो कहते थे भाई लड़कियों से गलतियां हो जाती हैं। चंचल जी मुझे सत्ता का चाटुकार बता रहे हैं। चंचल जी मुझे सत्ता का चाटुकार बता रहे हैं। भाई ये बताइए गोली किसने चलवाई थी? क्या सेवकों पे गोली किसने चलवाई थी?
उपेंद्र रावत की वीडियो देखिए। अखिलेश यादव क्यों नहीं पहुंचे प्राण प्रतिष्ठा में? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? हिम्मत है चलाओ की डिबेट। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? कानून व्यवस्था मेंटेन किया था। अरे आप क्या बात कर रहे हैं सर? आप लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, बलात्कार करते हैं, उसके बाद लड़कों से गलतियां हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं सर आप? पूर्व आपको याद है? क्या बात कर रहे हैं आप? लड़कों से गलतियां हो जाती है। किसने बयान दिया था? आप ही के नेताजी ने दिया था। सुनिए शुक्ला जी, शुक्ला जी, आपने जिस नेता के बारे में उंगली उठा रहे हो, ये वही सरकार है जिसने पद्म विभूषण देने का काम किया है। कौन सी बात कर रहे हो आप? निहत्ते थे, नियतों के ऊपर गोली चलवा कर ये संविधान की रक्षा कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूं। आपके नेताजी ने जो बयान दिया था, मैं बयान को एज इट इज बता रहा हूं चंचल भाई। जैसा बयान दिया था वैसे ही एज इट इज बता रहा हूं मैं। उसमें कुछ जोड़ा तोड़ा नहीं है, कुछ जोड़ा तोड़ा नहीं है। पूरी बात पढ़ के बैठो। अभी प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था? हिम्मत है चला पाओगे क्या? अरे मुलायम सिंह जी की बताओ भाई, आप करोगे इस बात का पोस्टमार्टम? सनातन धर्म का अपमान करते हैं उन्होंने कहा था कि नहीं कहा? अरे आप ये बताइए, अभी चर्चा हो रही थी कि अगर वो करेंगे तो क्या आप भी करेंगे क्या? मैं वही बोला। आप काबीना मंत्री का जिक्र कर रहे हैं भाई, उन्होंने सीता जी को क्या कहा? क्या कहा? याद है? नहीं, तो वो जो काबीना मंत्री थे वो भारतीय अभी जनता आपके पार्टी में पूर्व नहीं केंद्रीय थे, गृह राज्य मंत्री, उनका आपको याद नहीं है? और हिम्मत है बोल पाओ क्षण में क्या? आप मुझे बताओ उपेंद्र रावत की आपने चलाई वीडियो? रामचरितमानस चलाएंगे का आप? काम करा है। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल चल चेहरा है। आशीष भाई का वीडियो पढ़िए, देख रहे थे कल परसों में, देख रहा था। ठीक है आशीष जी जवाब दीजिए। पास वीडियो पड़ी हुई है बाराबंकी के सांसद और टिकट पाने वाले उम्मीदवार का वीडियो, मुझे मालूम है क्या एक्शन लिया गया? चंचल यादव सवाल वही पार्टी बता के देता हूं, वीडियो पड़ी है। अगर आप और ये मुझे बोलने भारतीय का जनता मौका दें तो पार्टी मैं का जवाब चाल दूं। चल रहा है, चिल्ला नहीं पाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे बोलने का मौका दे तो मैं बोलूं, मैं चिल्ला नहीं पाऊंगा। नहीं बोलिए सर, बोलिए ना, मैं कह तो रहा हूं, आप बोलिए ना, बताइए आप। देखिए ऐसा है भैया, सुनिए शुक्ला जी, सुनिए, ये संविधान का रक्षा ऐसे करते हैं कि नियतों के ऊपर घर से खींच खींच के गोली मरवाते हैं माथे पर, ऐसे ये संविधान की रक्षा करते हैं। ये कौन से संविधान में लिखा है? बीजेपी कर रही है सब काम। खींच खींच के घर से गोली दलितों मारो, के पास अन्याय कर रही है। संविधान में हमारे नहीं लिखा है। आजमगढ़ में ये झूठ अतरौलिया बोलते में हैं। एक सरेआम वोटों की निषाद समाज की हत्या की बड़े लोगों ने। ये देखिए लगातार बोल रहे हैं, ये जवाब लगातार लीजिए, बोल रहे हैं। चंचल जवाब भाई पीडीए जिताएगा, सर जवाब लीजिए, सर जवाब 90% बनाम 10% की लड़ाई है ये। और ये लड़ाई देश ले बचाने की है। जिन लोगों ने पीडीए की जवाब, हकमारी की है। संविधान बचाना, देश बचाना, संविधान किससे बचाना है यहाँ की जनता अच्छा तय एक कर बात, रही है। आशीष भाई एक बात जवाब दे दो आप, कर रही है। एक बात जवाब दे दो आप। भाई आशीष सुनिए संविधान शुक्ला जी, अरे पहले आप एक अपनी मेरा बात सवाल है, करते सुनिए जी। अभी आपने आप ही के टीएमसी के सवालों एक का नेता जवाब थे, दे रहा अरे हूं। टीएमसी के नेता थे तापस राय, उन्होंने, उनके घर ईडी का छापा पड़ता है, उन्होंने रिजाइन कर दिया टीएमसी से, और उन्होंने आरोप क्या लगाया, उन्होंने टीएमसी से आरोप क्या लगाया कि टीएमसी ने मेरे साथ खड़ी नहीं हुई। तो आरोप लगा के वही आदमी 2 दिन बाद बीजेपी के ज्वाइन कर लिया, अब वो दूध का धुला हो गया। अरे भाई दुनिया देख रही है आपका चरित्र। देखिए टीएमसी है, दूध का बंगाल है, धुला तो ठीक है, अब तमाम आप- चीजें हैं, आप लेकिन बताइए, यहाँ आपकी पर हिम्मत है क्या बोल पाएंगे आप? यहाँ पर सवाल आप जो है मुझे वो बताइए जो है ना, यही है कि ईडी को 80 लेकर के लोकसभा हिम्मत सीटों बोल पर पाएंगे बीजेपी आप? का जीत का दावा है, और उस दावे को आप दावे को अखिलेश और भ्रष्टाचारी राहुल है कि गांधी नहीं की जोड़ी है, ये मिलकर सरकार आपने डिसाइड किया, रोकेगी कैसे? आखिर में मैं इस डिबेट का खात्मा करूंगा आखिरी सवाल के साथ में वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी के जवाब से। सुनील जी, चंचल यादव कह रहे हैं कि भाई सत्ता की चाटुकारिता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके मुलायम सिंह यादव ने कोई गोली नहीं चलवाई थी, बजरंगबली की मूर्ति बहुत बड़ी बनाई थी इन्होंने। बताइए, मैंने तो धार्मिक मैं बड़ा निवेदन साथ अपने चंचल भाई से पूछना चाह रहा हूं कि जो निर्दोष 2 व्यक्ति घर से निकाल के मारे गए थे कुठारी बंधु, उनकी मौत कैसे हुई थी? मैं गवाह नहीं हूं, लेकिन जो संविधान की रक्षा थी, मुझे मिली है, ये भी सुने होंगे चलो जी, कि पानी पीने के बहाने लोग पानी मांगने के बहाने उनको बाहर बुलाया गया, गोली से मार दिया गया। त्रिपाठी जी, उनका क्या अपराध था? त्रिपाठी जी संविधान की बताइए, उन रक्षा चीजों कर की रहे चर्चा थे। करने धारा की जरूरत नहीं है, 144 लागू क्योंकि थी। परिस्थितियां काफी बदल चुकी और हैं। सुनिए, शुक्ला जी, शाहजहांपुर के सुनिए, पत्रकार को जिंदा जला दिया गया संविधान था की रक्षा करने के लिए। देखिए आशीष और जी, संविधान की रक्षा करने के लिए किया था। सरकार ने जो बनाव किया, संविधान की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होता है, दायित्व होता है। और आप बताइए ना उस समय नृपेंद्र मिश्रा का नाम सुना आपने, जो भी मैंने नाम लिया है? आप आरोप लगा रहे हैं तो जरा जवाब भी ले लीजिए। आप बताओ, नृपेंद्र मिश्रा को जानते हो आप भी जवाब ले लीजिए सर। पत्रकारिता पर आप दाग लगा रहे हैं, पत्रकारिता पर आप दाग लगा रहे हैं, सत्ता की चाटुकारिता की बात कर रहे हैं।
मुझे नपेंद्र तब से ही मिश्रा तो पे कांग्रेस जवाब और दे लेने समाजवादी दीजिए। पार्टी समझ नहीं रही है। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं नपेंद्र मिश्रा पे मुझे इस डिबेट को यहीं पर खत्म करना होगा क्योंकि समय मैं जो है मेरे पास सीमित है। और आप सभी तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। लेकिन जो मुद्दा है वो यही है कि आखिर बीजेपी का जो यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा है, उसे राहुल और अखिलेश की जोड़ी मिलके रोकेगी कैसे, खासकर तब जब नरेंद्र मोदी 370 प्लस बीजेपी और 400 प्लस एनडीए को दिलाने की बात कह रहे हैं। और 80 सीटें, यही यूपी की 80 लोकसभा सीटें जो हैं, यहीं से रास्ता गुजरेगा दिल्ली के लिए। तो बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी। आप देख रहे थे मेरे साथ वीकेंड चर्चा। फिलहाल प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं।